नमस्कार दोस्तों, मोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से सभी प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। क्योंकि यहाँ पर हम रीजनिंग के टोटल 35 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 2041 का संबंध 346 से है, उसी प्रकार 5310 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 2041 का संबंध 346 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 5310 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों संख्या के बीच में अगर संबंध देखेंगे तो यहाँ पर 2041 हमारे पास बड़ी संख्या है और 346 हमारे पास छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी बड़ी संख्या का संबंध अगर हम छोटी संख्या से देखते हैं, या तो हम डायरेक्ट वर्ग या घन देखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का डिजिट योग करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो वर्गघन तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2041 का डिजिट योग करके देखते हैं। डिजिट योग करेंगे तो 2 और 0 कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। यानी कि 2041 का डिजिट योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखा, 346 लिखा, और यहाँ पर कितना लिखा, 7 लिखा है। यानी अगर इस 7 को ऐसा क्या करके यहाँ पर हमें 346 मिले। ठीक है, तो आपको अगर हम यहाँ पर क्या करते, इसका घन करते, 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343 होता है। ठीक है, कितना होता है, 343, और यहाँ पर कितना लिखा, 346। यानी अगर हम इसमें वापस से और भी 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 346 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 346। तो लॉजिक क्या मिला, डिजिट योग करके क्या करना है, जो संख्या आती है उसका घन करके 3 प्लस करना है। अब सेम तरीके से क्या करते हैं, हम 5310 से भी संख्या पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम तरीके से डिजिट योग करेंगे 5310 का। तो यहाँ पर डिजिट योग करेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएंगे। तो इसका डिजिट योग कितना निकला है, 9 निकला है। ठीक है, अब डिजिट योग करके हमने यहाँ पर क्या किया था, घन किया था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। अब 9 का घन कितना होता है, तो आपको पता होगा 9 का घन होता है 729। कितना होता है, 729। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, घन करके ने 3 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर 729 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 732 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 732। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 732 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 732 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों के मध्य है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला और घोंसला का संबंध चिड़िया से, ये दोनों का आपस में संबंध है, उसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में, ये आपको बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। क्योंकि आपको पता है कि एनालॉजी 3 टाइप की बनती है परीक्षाओं में। पहले तो हमारी नंबर एनालॉजी की परीक्षाओं में बनती है, उसके बाद शब्द एनालॉजी की परीक्षाओं में पूछी जाती है, और लेटर एनालॉजी की भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो जिस चैप्टर से भी प्रश्न बनते हैं वो सभी के सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने ऐड किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चिड़िया और घोंसला का आपस में संबंध क्या है। तो आप कहोगे जैसे चिड़िया कहाँ पर रहती है, तो आप कहोगे चिड़िया का रहने का स्थान क्या होता है, घोंसला होता है। ठीक है, तो चिड़िया का संबंध किससे, घोंसला से। वापस से समझना यहाँ पर क्या है कि चिड़िया का रहने का स्थान क्या है, घोंसला। तो यहाँ पर इसका संबंध घोंसला दिया, तो इसी प्रकार का यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे बकरी का रहने का स्थान क्या, घास है क्या, तो ये घास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बाघ का संबंध किससे, कैनल से दिया। क्या बाघ का रहने का स्थान कैनल है, नहीं, कैनल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्योंकि हमें कैसा ढूंढना है कि जैसे चिड़िया रहने का स्थान क्या है, घोंसला, यानी कि चिड़िया घोंसले में रहती है, वैसे कि वैसे ऑप्शन में हमें ढूंढना है। उसके बाद चींटी, क्या चींटी का रहने का स्थान क्या चीनी है क्या, तो नहीं, चींटी चीनी में नहीं रहती, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बचा, ये मवेशी का बाड़ा दिया। ठीक है, क्या मवेशी का स्थान, रहने का स्थान बाड़ा है क्या, तो आप कहोगे मवेशी बाड़ा में रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस संबंध की तरह कौन सा वाला मैच हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। ठीक है, यानी ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का संबंध यहाँ पर OCX EL PM से है और जिस प्रकार से यहाँ पर बैलेंस का संबंध ABESC NAL से, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर एयरलाइन का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो ये हमारी लेटर एनालॉजी, और लेटर एनालॉजी हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं, या तो यहाँ पर माइनस हुआ होगा अल्फाबेट में, या फिर प्लस हुआ होगा, या फिर इनका विपरीत लिखा होगा, या फिर क्रॉस करके रिपीट करा होगा। ठीक, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप कहोगे जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसका संबंध क्या है, OCX से ELPM से। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स में लेटर दिखाई दे रहे हैं वही के वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे पास बैलेंस से दिखाई दे रहा है इसके जो लेटर है वही के वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं क्रॉसिंग मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड कैसे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर CO है और यहाँ पर क्या है OC। इसका मतलब ये कि इनको क्या कर दिया, आपस में बदल दिया है। इनको आपस में बदलते कहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा है। अगर हम यहाँ बैलेंसर में देखेंगे तो यहाँ पर BA है और यहाँ पर AB। इसका मतलब ये कि इनको भी क्या करा, सामने वाले दो लेटर को बदल दिया और यहाँ पर क्या करा, बदल के लिख दिया है। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर एयरलाइन में भी पहले दो लेटर को हम बदल देंगे। तो पहले दो लेटर को बदलेंगे तो हमारा I पहले आ जाएगा और A पीछे चले जाएगा, तो IA हो जाएगा। अगर हम IA ऑप्शन में चेक करते हैं तो केवल ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कन्फर्म करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, OC के बाद ये XE लिखा है। XE मतलब यहाँ पर देखिए XE यहाँ पर दो लेटर है, तो इनको भी क्या करागा, क्रॉस करके, इनको भी यहाँ पर क्या करा, इनका दोनों को क्रॉस करके यानी कि आपस में पलट के। ठीक है, पलट के कहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा। इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर C, यहाँ पर क्या लिखा, EC लिखा। मतलब यहाँ पर भी क्या करा, लास्ट वाले दो लेटर को पलट के यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, लास्ट वाले दो लेटर को पलट के इसमें लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट वाले इन दो लेटर को पलट देंगे। ठीक है, इन दो लेटर को पलट के हम क्या करेंगे, इसके पास लिख देंगे। तो E आगे आ जाएगा और N हमारा पीछे आ जाएगा। ठीक है, N पीछे आ जाएगा, तो ये इस प्रकार का होगा। उसके बाद और देखेंगे तो और देखिए यहाँ पर कहाँ पर, तो यहाँ पर MPL को क्या करा, इनको भी यहाँ पर आपस में उल्टा लिख दिया। ठीक है, मतलब LMP यहाँ पर क्या करा, यहाँ से इसको इसने उल्टा लिखा है और यहाँ पर लिख दिया पूरा की पूरा। ठीक है, पीछे। और यहाँ पर भी क्या करा, इसने LAN को भी उल्टा लिख दिया और उल्टा करके यहाँ पर पूरा की पूरा पीछे लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, इनको भी क्या करेंगे, इधर से उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पर ILR हो जाएगा। ठीक है, I हो जाएगा, उसके बाद L हो जाएगा और लास्ट में R हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर मिला था, ऑप्शन नंबर A में मिला है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में CUT को BD21 SU लिखा गया है, उस कूट भाषा में DRY को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको पता है कि कितनी प्रकार की टाइप बनती है। जिसे लेटर का कोड लेटर से दिया जाता है, या फिर लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है, या फिर आपको पता है कि लेटर का कोड लेटर से ही दे के संख्या दिया जाता है। ठीक है, तो इनके भी 2-3 टाइप जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे यहाँ पर CUT से यहाँ पर BD21 SU कैसे लिखा है। तो आप कहोगे यहाँ पर CUT यानी कि कट में तो हमारे पास 3 ही लेटर है और यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 लेटर दिख रहे हैं और संख्या भी दिख रही है। तो हम ऐसा क्या करें, तो आप कहोगे जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो B यहाँ पर मतलब C और यहाँ पर D लिखा है, मतलब प्लस किया है माइनस किया। ठीक है, तो आप कहोगे जैसे अगर C में एक माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और इसमें एक बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो BD यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले माइनस फिर प्लस और यहाँ पर U है। ठीक है, U को क्या करेंगे तो UABCD में आपको पता है 21 नंबर पे आता है और यहाँ पर 21 सीधा सीधा लिखा है। उसके बाद पीछे वाले लेटर से भी 2 लेटर बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या लिखा SU यानी कि T में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो S आ जाएगा और एक बार प्लस करेंगे तो यहाँ पर U आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BD21 SU हमारे पास निकला है। और कैसे निकला है, तो एक बार माइनस फिर प्लस, फिर बीच वाले को क्या करना है, वैसे कि वैसे लिखना है। ठीक है, मतलब उसको उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर DRY का बताने के लिए क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे, तो D में एक माइनस करेंगे तो C आ जाएगा, और एक बार इसमें एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, तो EC ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर A में नहीं है और यहाँ पर हमारे पास C में नहीं है, तो दोनों ऑप्शन तो हम हटा सकते हैं।
और आर कितने नंबर पे आता, तो ये 18 नंबर पे आता। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। और लास्ट वाला क्या है हमारे पास वाई, वाई में भी क्या करेंगे, एक बार इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और एक बार इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में चेक करना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखेंगे सी 18 XZ, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही लेटर से डबल लेटर भी बनाना पड़ सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में डिजाइन को 8, 10, 38, 18, 14, 28 के रूप में कोडबंद किया गया है, और फॉरेस्ट को 12, 30, 36, 10, 38, 40 के रूप में कोडबंद किया गया है। उसी भाषा में प्लेयर को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है। जैसे डिजाइन का कोड यहाँ पर संख्या में दिया है, फॉरेस्ट का कोड भी हमें यहाँ पर संख्या में दिया है, और उसी प्रकार हमें यहाँ पर प्लेयर का कोड भी संख्या में बताना है। तो आपको पता है जब भी आपको लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है, उस कंडीशन में आपको उन लेटरों को संख्या में बदल कर देखना है। जैसे यहाँ पर डिजाइन में सबसे पहले क्या है, डी है, और डी ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। और यहाँ पर कितना लिखा, 8 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे ABCD में कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है, मतलब यहाँ पर हमें डबल दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एस हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 38 लिखा, मतलब 19 का डबल 38, यानी यहाँ पर प्लेस वैल्यू करके 2 गुना कर रहा है, ऐसा लॉजिक हमें दिख रहा है। सबसे पहले देखिए एस यहाँ पर आई दिया, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, और यहाँ पर 18 लिखा, मतलब इसका भी 2 गुना है। फिर जी कितने नंबर पे, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 7 का डबल 14 यहाँ पर लिखा है। एन कितने नंबर पे आता है, तो ये 14 नंबर पे आता है, 14 का डबल 28 भी लिखा है। तो हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू करके 2 गुना वाला लॉजिक दिख रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर फॉरेस्ट में पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एफ हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा, मतलब 2 गुना है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, यहाँ पर 30 लिखा, यहाँ पर भी 2 गुना है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है ABCD में, यहाँ पर 36 लिखा, मतलब 2 गुना है। ई हमारा 5 नंबर पे आता है, यहाँ पर 10 लिखा, तो ये भी 2 गुना है। एस हमारा 19 नंबर पे आता है, यहाँ पर 38 लिखा है, 2 गुना किया है। और टी हमारा 20 नंबर पे आता है, यहाँ पर 40 लिखा, तो ये भी 2 गुना है। तो हमें लॉजिक यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि प्लेस वैल्यू करके हमें यहाँ पर 2 गुना करना है। क्या करना, 2 गुना करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, और 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 32। 32 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर किस वाले में नहीं है, तो सी वाला तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एल, एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, और 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर 32, 24 ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए डी में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी और सी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक परफेक्ट पता करा है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी एक खास कोड भाषा में वुल्ड प्लस आल को 8 लिखा गया है और मेजर प्लस एग्जाम्स को 10 लिखा गया है। इस कोड भाषा में कॉमन प्लस नाउ को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न, और यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है। तो देखिए अब ये निर्भर करता है कि लेटर का कोड संख्या में किस प्रकार के दिया है। जैसे वहाँ पर हमारे पास देखिए इस प्रश्न में देखेंगे तो संख्या हमारे पास अलग अलग करके दी है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठी संख्या दी है। अब संख्या बड़ी हो तो हम उस टाइप से सोल्व करेंगे, छोटी हो तो हम उस टाइप से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर संख्या छोटी दिखे तो आपको लेटर को गिन के सोल्व करना है, और बड़ी दिखे तो क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू करके जोड़ना है या फिर वर्ग या घन करके देखना है। लेकिन यहाँ पर संख्या छोटी छोटी तो हमें क्या करना है, लेटर को काउंट करके करना है। कैसे काउंट, देखिए जैसे यहाँ पर इनका संबंध किससे, 8 से, यानी कि 8 लिखा गया, तो इनको गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8, यानी क्या करा यहाँ पर इनका लेटर कितना है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें लेटर कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 5 लेटर है, और यहाँ पर आल में देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेटर है, इनको आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का लॉजिक दिख रहा है कि लेटर को गिन के संख्या लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर गिनेंगे तो मेजर में भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसका कितना आ रहा था, आपको इसका 5 आ रहा है,
और इसका कितना आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है। इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 8 भी लिखा है। तो यहाँ पर हमें बस लेटर को गिन के बताना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर कॉमन प्लस 9 का बताएंगे। तो कॉमन में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लेटर कितने हैं, 6 है। इधर गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर लेटर कितने हैं, तो यहाँ पर आपको होगा इसमें जो लेटर दिए हैं वो 3 दिए हैं। अब क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस कर देंगे। सेम तरीके से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। ठीक है, तो आपको पता है कि सीरीज के भी 3 टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, नंबर सीरीज, उसके बाद लेटर सीरीज और रिपीटेड सीरीज, जो कि क्या होती है, रिक्त स्थान वाली होती है। ठीक है, तो सभी टाइप के प्रश्न मैंने ऐड किया ताकि आप परीक्षाओं में किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा उसके आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपने मुझे कहा था कि चैप्टर वाइज चाहिए, तो आपको 1 से 2 दिन में चैप्टर वाइज का वीडियो मिल जाएगा लगभग, क्योंकि मैंने लगभग भी तैयार कर लिया। आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास संख्या वाली श्रृंखला है। तो संख्या वाली श्रृंखला में क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे संख्या को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 16 से 32 लिखा है, 32 से 64, 64 से 128, 128 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और अगली संख्या 512 है। तो संख्या को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो संख्या में 2 गुना होती हुई दिखाई दे रही। जैसे यहाँ पर देखिए 16 से 32 मतलब क्या हो रहा था, आपको 16 का 2 गुना। फिर 32 से 64 को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर 32 का 2 गुना 64। और 64 से 128 को देखेंगे तो यहाँ पर 64 का भी 2 गुना 128। तो यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर अगर हम संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से 2 गुना ही करेंगे। तो 128 का 2 गुना कितना होता है, आप कहोगे 256 होता है। कितना होता है, 256। और 256 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा, 256 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न क्या था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो ये हमारी कौन सी लेटर सीरीज है। ठीक है, लेटर सीरीज में क्या होता है कि हमें यहाँ पर समूह में देखना होगा कि जैसे यहाँ पर इन लेटरों से ये कैसे लिखा, फिर ये कैसे लिखा, फिर ये कैसे लिखा, फिर हम अगले अगले बताएंगे। क्योंकि मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि लेटर वाले प्रश्न को कैसे आसान तरीके से सोल्व करना। सबसे पहले हमें एक एक लेटर को देखना समूह में। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि जे से आई कैसे लिखे, तो आपको कि जे से आई मतलब यहाँ पर -1 किया है। फिर आई से एच को देखेंगे तो यहाँ पर भी सी डी में 1 माइनस किया है। फिर एच से जी को देखें तो यहाँ पर भी 1 माइनस किया। तो अगला लेटर बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 1 माइनस कर लेंगे। तो जी 7 नंबर पे 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 नंबर पे एफ आता है। अब आपको पता है कि एफ हमारा केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए हमने परफेक्ट यहाँ पर पैटर्न पता करा, -1 और -1 करने पर यहाँ पर क्या होगा, एफ ही होगा। और ऑप्शन में दिया ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में दिया, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। चाहो तो आप पूरा चेक कर लेना। ठीक है, अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में रिक्त पद पर कौन से अक्षर होंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया है। ठीक है, इस श्रृंखला में रिक्त पद यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आपको सभी को गिन लेना है, रिक्त स्थान सहित आपको सभी को गिनना, फिर खंड बनाना। कैसे देखिए, जैसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारे पास यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3-3 या 5-5 में खंड बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट कोशिश करना कि 3 या 4 में डायरेक्ट खंड बना के आप कोशिश करना प्रश्न को सोल्व करने का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3-3 में खंड बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर 3-3 में इसका खंड बना दिया। अब 3-3 में खंड बना दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लेटर कहाँ पर कौन सा लिखा है। तो आप कहोगे सबसे पहले लेटर यहाँ पर आर लिखा है और इधर सभी में क्या रिक्त स्थान है। अगर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर आर लिखा, यहाँ पर भी आर लिखा। अगर इन बाकी समूह में आर आर है, इसका मतलब यहाँ पर भी लास्ट में आर होना चाहिए। कहाँ पर, तो यहाँ पर आर होना चाहिए
उसके बाद यहाँ पर भी आर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड सीरीज है तो सभी में आर आर है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आर से पहले डी होना चाहिए और यहाँ पर भी आर से पहले क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने डी भर दिया, तो यहाँ पर आर डी आर, मतलब यहाँ पर भी आर को भर देंगे तो आर डी आर हो जाएगा, यहाँ पर भी आर को भर देंगे तो आर डी आर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आर को भर देंगे तो आर डी आर, और यहाँ पर भी आर को भरेंगे तो आर डी आर। तो हमारे यहाँ पर सभी जोड़े समान बनना चाहिए। तो सभी जोड़े समान बने हैं, या फिर यहाँ पर प्लस और माइनस भी होता है, ठीक है, वो भी टाइप में ऐड करके करवा दूंगा, बस हम धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आर डी आर है, यहाँ पर भी आर डी आर है, यहाँ पर भी आर डी आर, यहाँ पर भी आर डी आर, यहाँ पे आर डी आर, मतलब जोड़े समान बने, मतलब हमारी सीरीज सही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डी को भरा था, डी के बाद हमने आर को भरा, फिर हमने वापस से आर को भरा, फिर से हमने आर को भरा, फिर से हमने आर को भरा, मतलब यहाँ पर आर कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया, ठीक है, आर 4 बार हो गया। फिर हमने डी को भरा, फिर वापस हमने 2 बार आर को और भरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखेंगे डी 4 बार आर, तो डी 4 बार हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो लेटर हमने भरे हैं उसे आपको ऑप्शन में चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि असंगत संख्या को छाटे। अब यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी आपको हर किसी प्रश्न को क्या करना है, वीडियो को रोक के सोल्व करना, ठीक है, क्योंकि बाकी तो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाते हुए चल ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर 4 संख्या दिए और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें से एक असंगत है उसका हमें चयन करना है। तो सबसे पहला तरीका अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें विषम सम संख्या दिखाई दे रही, तो ये हमारी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। तो विषम 2 है और सम भी 2 है, तो हमें यहाँ पर विषम सम से तो अलग नहीं दिखाई दे रहा। डिजिट योग कर लेते एक बार, डिजिट योग करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका डिजिट योग 6 हो रहा है, इनको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे 13, 13 2 15, 15 3 18, यहाँ पर कितना हो रहा था आपको, हो गया 18 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। देखिए 1 और 7 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 3 18। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 में 6 को जोड़ेंगे 10, 10 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आपको हो गया हमारे पास 10, 10 और 4 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। 14 के बाद इसको जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 8 में 8 को 16, 16 5 कितने हो जाएंगे, 21 हो रहे हैं। यहाँ पर 21 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास जो संख्या आ रही है वो अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं संख्या को, तो क्या संख्या यहाँ पर विषम सम निकल के आ रही है, तो आपको हो गए 6 18 14 21, ये विषम सम निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसमें से अलग हम कौन सा बता सकते हैं, तो हम 21 को बता सकते हैं। या फिर अगर हम काट के देखें तो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये किससे कट रहा था, आपको हो गया ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये हम लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम सम विषम की बात करें तो 21 को भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले जो भागित वाला सबसे पहले रोल होता है, ठीक है। तो भाग देने पर अगर 3 से संख्या कटती है तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 13, 13 और 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। मतलब ये संख्या तो हमारे पास कितनी है, सारी की सारी कट रही है। लेकिन जो हमारे पास 31 64 है ये संख्या 3 से नहीं कट रही, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर डिजिट वाला मतलब भागित वाला नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, सम विषम देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सही जवाब किसको मानेंगे, तो यहाँ पर हम मानेंगे 14 वाले को, ठीक है। किसको मानेंगे, 14 वाले को मानेंगे, यानी कि 31 64 के, क्योंकि वो 3 से नहीं कट रहा है, बाकी सब संख्या 3 से कट रही है। क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगी ना, आप काट के देख लो। चलो हम काट लेते हैं, यहाँ पर मान लो इस संख्या को काटते हैं तो यहाँ पर 3 धाम 30, 1 बचा 16 हुआ, 3 बचे 15, नहीं कटेगा। तो बाकी संख्या सभी की सभी 3 से कट जाएगी, लेकिन 31 और 64 नहीं कटेगा। जो 3 से नहीं कट रहा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सम विषम तो देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको संख्या किसी से कट तो नहीं रही है, ये आपको सबसे पहले देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि असंगत विकल्पों को छाटे। वापस से हमारे पास जैसे अभी वहाँ पर संख्या था, यहाँ पर आपके पास लेटर है, तो लेटर में भी आपको असंगत छाटना, ठीक है। तो एक एक लेटर को देखिए यहाँ पर कैसा है। तो सबसे पहले देखिए पी से क्या करेंगे, एस को देखेंगे तो पी से एस मतलब पी 16 पे एस 19 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी पहले लेटर को देखें, एस से डी को देखते हैं तो ए 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। एल से ओ को देखें तो एल 12 पे, ओ 15 पे, मतलब यहाँ पर भी +3 हुआ है। फिर एफ से आई को देखेंगे तो एफ 6 पे, आई 9 पे, तो यहाँ पर भी +3 हुआ। तो पहले में तो सभी में 3 + 3 + दिख रहा है। फिर यहाँ पर एस से टी को देखें तो एस टी मतलब यहाँ पर एस टी मतलब +1 है। फिर डी ई मतलब यहाँ पर भी +1 है।
फिर ओ पी यहाँ पर भी प्लस क्या है 1 है, और आई जे यहाँ पर भी +1 है। ठीक है, तो सभी में +1 भी है। अब हम लास्ट वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर टी से जेड को देखेंगे तो आपको होगा यहाँ पर +6 दिखाई दे रहा है ABCD में। ई से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो यहाँ पर +5 दिख रहा है, और पी से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 दिख रहा है, और जे से ओ को देखें तो यहाँ पर भी +5 दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग कहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 अलग प्लस हो रहा है, क्योंकि बाकी पीछे सभी में 5 प्लस हुआ है, लेकिन इसमें 6 प्लस हो गया है। तो ये वाला हमारा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेटर को क्या करना, इस तरीके से चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें, यानी यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो सबसे पहले आपको देखना कि लुप्त संख्या वाले में कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह वो किस जगह दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया, तो इसके पास बड़ी संख्या कहाँ पर लिखी ये आपको देखना है। तो बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 169 लिखा है, यहाँ पर 361 लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे इन दो संख्या को इसने ऐसा क्या करा कि यहाँ पर हमारे पास 169 लिखा है, और इन दो संख्या को भी सेम तरीके से ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 361 लिखा। ठीक है, तो अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो सीधा सीधा हमें वर्ग दिख रहा है। कैसा देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देंगे, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, और 13 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 यहाँ पर लिखा है। सेम लॉजिक नीचे देखिए, यहाँ पर 10 और 9 का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 19, और 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग होता है 361, तो 361 भी यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, 8 और 3 को जोड़ेंगे और उसका वर्ग करके संख्या को बता देंगे। तो 8 और 3 कितना होते हैं, तो आपको होगा 8 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे, और 11 का वर्ग सेम तरीके से करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 121 होना चाहिए। तो 121 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न में सेम लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब बताइए। मतलब यहाँ पर आपके पास एक एमएन रेखा प्रतिबिंब दिया और यहाँ पर लेटर और संख्या दी, इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी आपको प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है, फिर आकृति में किसी भी टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है, आपको हमेशा प्रश्न में गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना। ठीक है, तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या है एमएन रेखा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एमएन रेखा है, और इनका प्रतिबिंब तो आपको पता है कि इस साइड बनेगा, क्योंकि एमएन रेखा ये हमारी दाईं ओर दी है, तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। तो सबसे पहले किसका बनेगा, तो एल का बनेगा, क्योंकि जो लाइन में सबसे पहले खड़ा रहता है तो कोई चीज़ उसे पहले मिलती है। तो सेम तरीके से सबसे पहले यहाँ पर एल का बनेगा। अब सबसे पहले एल का बनेगा तो एल कैसा दिखाई देगा, इधर आके ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इधर आके ऐसा दिखाई देगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो एल हमारे यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, एल पलटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सी वाला। अब दूसरे को देखिए, दूसरे में 8 पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 8 तो वैसा कि वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 8 हमारे पास देखिए जो मोटा वाला हिस्सा ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 5 का थोड़ी ना बनेगा, जहाँ पर एल के बाद क्या बन रहा 5 का प्रतिबिंब बन रहा, जबकि एल के बाद 8 का बनेगा, लेकिन यहाँ पर 5 का बन रहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 का बनेगा, 5 कैसा दिखाई देगा, तो 5 हमारा कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, कैसा इस टाइप से 5 हमें दोनों में दिखाई दे रहा। फिर हमारे यहाँ पर आर का बनेगा, आर कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो आर भी देखेंगे तो यहाँ पर आर नीचे की ओर झुक गया, आर का यहाँ पर वाटर प्रतिबिंब बता रहा, तो आर नीचे नहीं झुकेगा, 8 पलटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको गलती निकालना है और ऑप्शन एलिमिनेट करना है। क्योंकि देखिए अगर आप मान लो कि इसको पूरा बना के फिर आप पेंसिल में उस साइड पलटाते, इतना तो आपके पास समय नहीं रहता, क्योंकि एसएससी में उतना समय नहीं रहता। तो आपको पेन से इसको वैसा कि वैसा लिखना, फिर दाएं ओर पलटाना, जल कहे तो नीचे अपनी ओर पलटाना, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आप इसको पलटा के देख भी लोगे, इसको तो लिख भी लोगे आप, लेकिन अगर आपको आकृति मिले तो वहां पर क्या करोगे। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि आकृति मिलेगी तो कैसे बताओगे, जैसे ये भी प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो यहाँ पर भी आपको एमएन रेखा प्रतिबिंब बताना। तो अब बताइए कि आप इस आकृति को अपने पेज में बनाओगे क्या, नहीं, पेज में बनाना ही नहीं, हमें गलती देखना है। कैसे गलती देखना है, इस आकृति का प्रतिबिंब इस साइड बनेगा,
अब इस साइड बनेगा तो सबसे पहले ये जो हिस्सा इसका बनेगा, ये इसका बनेगा मतलब ये आकृति लाइन ऐसी जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला वाला डॉट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसा बनेगा। अगर ये डॉट सामने आ जाएगा इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में देख लेते हैं। अब जिसे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तीर का निशान है। क्या तीर का निशान कहीं हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा बड़े वाले आकृति का? नहीं, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि ये निशान तो हमारा काला डॉट है, तो ये हो ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पर तीर का निशान उसी साइड जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो डॉट वाला उस साइड ही है, उसी सेम है, तो सेम तो होगा ही नहीं ना, पलटेगा। तो देखिए केवल हमने जो मैच किया था, जो बनाया था, वो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर पूरी आकृति बनाने की ज़रूरत है? नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप गलती निकालो, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। चाहो तो आप इसको पेज में बना के पलटा के देख लो, आपका ऑप्शन नंबर डी की तरह ही दिखाई देगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में वैनारिक कैसा बनेगा, यानी कि निम्नलिखित वर्गों में वैनारिक कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर हमें राजा दिया है, रानियाँ दिया और माताएं दिया है, रानियाँ और माताएं, तो इनका वैनारिक कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर हम राजा को भी जानते हैं, रानियाँ को भी जानते हैं और माता को भी जानते हैं, ठीक है, माताएं को भी हम जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम राजा का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, राजा का डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, राजा का डायग्राम बनाया। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया रानियाँ और माताएं। तो आप किसी का भी बना सकते। तो मान लो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, रानियाँ का बनाते हैं। अब रानियाँ का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी राजा का डायग्राम बनाया, क्या इनका रानियाँ से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि राजा और रानियाँ का आपस में, राजा मतलब राजा की रानी होती है, लेकिन राजा और रानी का आपस में कोई सा एग्जैक्ट संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि रानियाँ अलग होती है और राजा अलग होते हैं। तो यहाँ पर रानी का डायग्राम कैसा बनेगा, राजा से अलग बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, राजा से अलग बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे माता। अब माताएं का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी राजा और रानियाँ का डायग्राम बनाया, कि इनका माताएं से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि देखिए माताएं क्या राजा हो सकती है, नहीं, राजा नहीं, माताएं रानियाँ हो सकती है, लेकिन राजा नहीं, राजा तो पुरुष होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राजा का तो स्पष्ट रूप से कोई संबंध नहीं है, माताएं और राजा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन रानियाँ का है, क्योंकि माताएं रानियाँ होती है। लेकिन सारी की सारी माता रानियाँ होती है क्या, नहीं, कुछ माताएं रानियाँ होती है, कुछ माताएं रानियाँ नहीं भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम सारी की सारी माताएं रानी होती ये नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर कुछ बनाएंगे, क्योंकि सारी होती नहीं ना, कुछ होती। तो यहाँ पर माताएं का डायग्राम भी यहाँ पर रानियाँ का कुछ हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि कुछ माताएं रानी हो सकती है और कुछ रानियाँ माता भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ, तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा ये वाला। तो डायग्राम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ कुछ वाला हिस्सा जो है वो रानियाँ और माताएं का और बाकी ये राजा का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ये वेन डायग्राम का ही दूसरी टाइप का प्रश्न, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख 3 अलग अलग स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या को दर्शाता है। जो हमारा वेन आरेख है, 3 अलग अलग स्थानों को दौरा करने वाले परिवारों को दर्शाता है, ठीक है। मतलब 3 आरेख है, जैसे कोई श्रीनगर का कर रहा है, कोई शिमला का कर रहा है, तो कोई गंगटोक का कर रहा है, ठीक है, इनका दौरा कर रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न जो नीचे करा है उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो प्रश्न करा कि श्रीनगर, शिमला और गंगटोक में से कम, यहाँ पर क्या कह रहा है, में से कम से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। मतलब कम से कम 2 स्थानों को दौरा करने वाला। तो 2 कम से कम का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 9 की बात करें तो ये केवल श्रीनगर में दौरा कर रहा है, 14 की बात करें तो केवल शिमला और 21 की बात करें तो केवल गंगटोक, क्योंकि हमें कम से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाला, ठीक है। कम से कम का मतलब क्या है, 2 तक, और 2 से कम नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर बाकी 7 को देखेंगे तो ये गंगटोक और श्रीनगर का कर रहा है, 22 को देखेंगे तो शिमला और श्रीनगर का कर रहा है, और 5 को देखेंगे तो यहाँ पर गंगटोक और शिमला का कर रहा है, और 15 को देखेंगे तो ये भी तीनों को कर रहा है।
मतलब 2 से ज़्यादा ही कर रहा है तो इसको भी ले लेंगे। तो इनको क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। सबसे पहले 15, ठीक है, 15 को ले लेते हैं। 15 में क्या करेंगे, 22 को जोड़ देंगे। 22 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। 7 में 5 को जोड़ देंगे, ठीक है। ये सब आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर 15 और 22 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 15 और 22 हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 15 और 20 होते हैं 35, 35 तो 37, उस 37 और 5 में जोड़ेंगे तो 37 5 कितने हो जाएंगे, 42, 42 में 7 को जोड़ेंगे तो 49। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 49 हो रहा है, ठीक है। तो 49 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। मैंने आपको कहा कि प्रश्नों को आपको खुद से सोल्व करना, ठीक है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करें वीडियो को रोक कर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा 17 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक घन की 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, यहाँ पर एट द रेट वाले फलक के विपरीत फलक पर इनमें से क्या आएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 पासे दी, इन 2 पासों में एट द रेट वाले जो हमारे पास यहाँ पर चिन्ह है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो ये हमारा पासे का प्रश्न है। पासे में भी आपको पता है एक पासा खुला पासा, फिर पासे को बंद करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने सभी ऐड किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि एक से अधिक पासे दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, पासे में कॉमन सतह देखना है। तो इनमें हम कॉमन सतह देखते हैं, तो कॉमन सतह में क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें अनंत वाला, ठीक है, इन्फिनिटी वाला जो दिखाई दे रहा है, अनंत वाला प्रतीक हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में लिख, सबसे पहले ऐसे एक प्रकार का लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, या तो आपको पता है। तो पहले वाले में चलेंगे, सबसे पहले देखिए पहले वाले में चलेंगे तो यहाँ पर हमें एट द रेट मिला है, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें त्रिभुज टाइप का मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मिला वो लिखेंगे, उसके बाद जो त्रिभुज मिला उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिला, और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर ए मिला। तो सबसे पहले जो मिला उसे लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आमने सामने करेंगे। तो आमने सामने कर लिया है, जो नहीं दिखाई दे रहा वह इसके सामने हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर बाकी का किसका पूछा था, तो आपको हो गया एट द रेट का पूछा था, और एट द रेट के सामने 1 है, तो एट द रेट का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन का पूछा ही नहीं ना, कॉमन का पूछा होता तो फिर हम ऑप्शन से लगाते हैं, लेकिन कॉमन का नहीं पूछा। एट द रेट का 1 है, 1 का एट द रेट है, यहाँ पर त्रिभुज का ए है, 1 का त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर एट द रेट का क्या निकला, हमारे पास 1 निकला है। तो एक ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यहाँ पर FEB के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। FEB मतलब फरवरी मान लो, और यहाँ पर देखिए जैसे JAN मतलब जनवरी, MA मतलब मार्च, MAY मई, और APR मतलब अप्रैल। मतलब हम क्या करते हैं, महीने का ये शॉर्टकट नेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनके लेटर को ना बोलते हुए इनके नाम सीधे बोलते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर FEB मतलब फरवरी, JUN मतलब जून, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आपको कि खुला पासा है, और खुला पासा में क्या होता है कि एक छोड़ के एक चलना है, कोने और भुजे नहीं मिला हुआ होना चाहिए, ये मैंने आपको बता रखा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मार्च से एक छोड़ेंगे, मई को छोड़ देंगे तो ये अप्रैल इसका हो जाएगा। और उसके बाद और हम क्या करेंगे, यहाँ पर मई से इस अप्रैल को छोड़ेंगे तो इसका यहाँ पर फरवरी हो जाएगा। उसके बाद एक और हमारा क्या है, जनवरी, ठीक है। जनवरी को यहाँ पर बाकी सबको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के कोने और भुजे मिले हुए नहीं है। हमें यहाँ पर फरवरी का पूछा, और फरवरी का विपरीत क्या निकल रहा है, तो आपको कि फरवरी का मई निकला और मई का फरवरी निकला, ठीक है। यहाँ पर हमने विपरीत सभी का निकाला है। तो मई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो मई देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि प्रश्न में दिए गए खुले हुए घन को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है। मतलब प्रश्न में दिए गए खुले हुए घन को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये खुला पासा, ठीक है, ये हमारे पास खुला पासा, इस खुला पासा को बंद करेंगे तो किस प्रकार की आकृति बन सकती है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता है सबसे पहले तो हम खुले पासे में विपरीत निकालेंगे, फिर विपरीत निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कौन सा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो विपरीत कैसे निकालते हैं, अभी बताया कि एक छोड़ के एक चलना, जैसे M से N को छोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर M का क्या है, तो M का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे M का O निकला है, ठीक है। यहाँ पर M का क्या निकला, O निकला है। उसके बाद और देखें, यहाँ से P से क्या करेंगे, Q को छोड़ेंगे तो यहाँ पर R है, तो यहाँ पर P का विपरीत क्या निकल रहा है, तो P का विपरीत R निकल रहा है, ठीक है। P का क्या निकला है, तो P का विपरीत R निकला, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत है।
उसके बाद बचा हमारे पास यहाँ पर क्यू और एन, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, एन, और एन का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको देखते हैं। जैसे आपको पता है कि ये एक दूसरे के विपरीत है, एम और ओ भी आपस में विपरीत है, पी आर विपरीत है, क्यू एन विपरीत है। तो विपरीत हमेशा एक छिपा हुआ रहता है और कोई एक दिखाई देता है, विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं। तो अगर आपको पास पे एम दिखाई देगा तो ओ नहीं दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा तो एम नहीं दिखाई देगा, पी दिखाई देगा तो आर नहीं दिखाई देगा, आर दिखाई देगा तो पी नहीं दिखाई देगा, क्यू दिखाई देगा तो एन नहीं दिखाई देगा, एन दिखाई देगा तो क्यू नहीं दिखाई देगा। अब प्रश्न में बोल रहे कि कौन सी आकृति बन सकती है, तो बनने वाली कौन होगी कि कोई इसका विपरीत छिपा हुआ होगा, विपरीत एक साथ दिखाई देंगे वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, जैसे यहाँ पर देखें कि क्यू का विपरीत क्या है, एन है, तो ये आपस में दोनों की दोनों विपरीत है और ये एक साथ दिखाई दे रहे, तो विपरीत तो नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ये पासा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता कि नहीं बन सकता तो फिर हम इसको लगा सकते, लेकिन हमें प्रश्न कहा है कि बन सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओ का विपरीत क्या है, एम है, और ओ और एम एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं, और ये एक साथ दिखाई दे रहे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, एन का विपरीत क्या है, तो एन का क्यू है, एन का क्यू है, तो ये भी विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे, तो ये भी नहीं बन सकता है क्योंकि ये भी विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, पी का विपरीत क्या है, आर है, तो आर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ठीक है। एन का विपरीत क्यू है, तो क्यू नहीं दिखाई दे रहा, तो ठीक है। ओ का एम है, तो एम भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इनके विपरीत नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये है कि ये पासा बन सकता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रिक पता होगी तो आप आसानी से यहाँ पर जल्दी सोल्व कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखिए ट्रिक मैंने क्या बताया था कि आपको मान लो ऐसी आकृति मिले, ऐसी आकृति मिले और इसमें एक लाइन खींची हुई मिले, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम में संख्या लिखते हैं 1, उसके बाद 2, और क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने, तीन त्रिभुज है। इस प्रकार का मैंने ट्रिक बताया था, ऐसी बड़ी वाली आकृति मिले फिर भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। तो अगर यही वाली लॉजिक लगा दे तो ऐसी वाली आकृति हमें यहाँ से दिख रही है, किसी यहाँ से, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3। और वैसी की वैसी आकृति हमें यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही, कहाँ से, यहाँ से। अगर ये यहाँ से बन रही तो इसमें भी कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, कितने, 3। उस सेम आकृति हमें यहाँ से भी ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही, इतनी पूरी वाली, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, तो इसमें भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3। उसके बाद और हमारे पास इसी से यहाँ पर एक जॉइन में आकृति और बनती हुई दिखाई दे रही, तो अगर ऊपर वाले में 3 है तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और ऐसी की ऐसी सामने से भी यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही, यहाँ पर ये वाली, ठीक है, कौन सी, ये वाली, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो इसमें भी 3 होना चाहिए। तो सभी को अगर देखेंगे तो 3 और 3 6, 3 9 12 15, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं, तो अभी तक सभी को देखने पर हमारे पास यहाँ पर 15 हो रहे हैं। तो 15 तो हमें 3 3 में निकल गए। क्या आपको और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो हाँ दिखाई दे रहा। अभी हमारे एक यहाँ से ये वाला, उसके बाद यहाँ से ये बड़ा वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा, ठीक है, ये वाला, और इधर से भी हमें सेम इसके सामने भी ये बड़ा वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2 हमें और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 17 त्रिभुज है। क्या आपको और भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 17 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कितने आयत है, यानी कि इस आकृति में कितने आयत है ये आपको बताना, ठीक है। बाकी आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से जाके इससे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि अगर आप पीडीएफ अपने मोबाइल में रखोगे तो क्या है कि आप कभी भी खोल के प्रश्नों को फटाफट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ यहाँ पर आपको एकदम से जो बेस्ट प्रश्न है उनकी बनी हुई, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करके रखना चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि हमको यहाँ पर आयत पूछा, तो आयत में क्या होता है कि आपको पता है, मैंने कॉलम में संख्या लिखने के लिए कहता हूँ और वहाँ पर क्या करता हूँ, उनका गुणा करने का। तो यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखेंगे, इधर से देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल और यह होता है वर्टिकल होता है, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर से कॉलम में संख्या लिखें तो ये पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है। सेम तरीके से ऊपर से लिखेंगे तो ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है। ऊपर से 4 कॉलम है, लेकिन इधर नीचे से हमारे पास कितने, 2 कॉलम है। अब ऐसा करने के बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो इधर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 3।
और इधर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 1 और 2 3, 3 6 6 4 10, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 10 हो रहे हैं। जो जोड़ने पर हमारे पास संख्या आती है उनका क्या करता है, मैं इनका आपस में गुणा करते, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 10 गुणे 3 कर देंगे। जोड़ने पर जो संख्या आती है फिर उनका और आपस में गुणा करना है, फिर क्या करना है और आपस में गुणा करना है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है 30 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली आकृति कैसी होगी। मतलब यहाँ पर अब आपके पास एक श्रृंखला दी है, ठीक है, इस आकृति श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो बताइए, यहाँ पर सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाले पर वृत्त है, छोटे से वृत्त है 3 और नीचे छोटे से त्रिभुज है। अब इस आकृति से अगर हम अगली आकृति को देखते हैं तो कैसी दिख रही है, तो आपको हो गया एक हमारा यहाँ पर ब्लैक डॉट हो गया, मतलब इसमें ब्लैक डॉट हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें ब्लैक डॉट हुआ है और नीचे एक हमारा यहाँ पर पलटा भी है, ठीक है, मतलब ये भी रोटेट हो चुका है। तो ये एक एक चिन्ह हमारे, इनके एक एक चिन्ह रोटेट होंगे हैं। इससे फिर और आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरी से तीसरी को, तो यहाँ पर 2 हमारे पास ब्लैक हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं 2 ब्लैक, और यहाँ पर नीचे भी दोनों की दोनों रोटेट हो गए, ठीक है, इस साइड दाएं और रोटेट हो गए, एक बार ये 45 डिग्री घूम रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखेंगे 45 नहीं 90 डिग्री। फिर इससे क्या करेंगे, हमें आगे बनाना है, तो आगे बनाने के लिए हमें ये वाली बताना है। तो जैसे यहाँ पर अभी पहला क्या होता है, ये खाली थे, फिर एक ब्लैक हुआ, फिर 2 ब्लैक हुआ, इसका मतलब यहाँ पर सबकी सब ब्लैक हो जाएंगे। कितने सबकी सब, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ब्लैक है ही सही, 2 तो ऑलरेडी ब्लैक है ही सही, तो तीसरा भी ब्लैक हो जाएगा, तीसरा भी कैसा हो जाएगा ब्लैक होना चाहिए। और यहाँ पर भी 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर रोटेट है ही सही, ठीक है, 2 तो ऑलरेडी रोटेट है, तो तीसरा भी यहाँ पर रोटेट हो जाएगा, तो सबकी सब रोटेट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि एच आर की बेटी है और आर एस का पिता है, एस टी का बेटा है, टी एन की बेटी है, तो एच का एन से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये रक्त संबंध का प्रश्न है, और रक्त संबंध में भी आपको पता है कि इसकी भी 3-4 टाइप पूछी जाती है, सभी की सभी टाइप मैंने यहाँ पर ऐड की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनको कैसे सोल्व करना, इनका आसान तरीका मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रश्न करा कि यदि एच आर की बेटी है, क्या कह रहा है कि यदि एच, मान लो ये एच है, ठीक है, यदि एच आर की बेटी है, मतलब आर की बेटी है, तो आर कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि एच आर की बेटी है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न करें कि आर एस का पिता है, आर जो क्या है एस का पिता है, ठीक है, एस का पिता, इसका मतलब ये है कि एस, आर एस का पिता है, इसका मतलब ये पिता हो जाएगा, तो एस इसकी संतान है, तो वे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी। तो आर एस का पिता है, ठीक है, पिता है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा लिया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि एस टी का बेटा है, एस जो क्या है टी का बेटा है। अब एस अगर टी का बेटा, टी कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। अगर एस टी का बेटा, ठीक है, अगर एस टी का बेटा, इसका मतलब ये है कि ये इसकी भी तो संतान है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब ये अगर आदमी है तो ये पत्नी होनी चाहिए, औरत होना चाहिए, ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पूछ रहा है कि टी एन की बेटी है, जो टी है एन की बेटी, एन की बेटी, इसका मतलब ये है कि एन कहाँ पर लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे, कि टी एन की बेटी है, तो ये टी एन की बेटी दिखाई दे रही है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तो एच का एन से क्या संबंध है, मतलब एच का एन से क्या संबंध है, यानी कि एन का एच क्या लगेगा। ठीक है, मैंने कहा कि आपका उससे क्या संबंध है, तो आपको हो गया मैं उसका भाई या बहन हूँ। ठीक है, वैसे कि वैसे एच का एच से क्या संबंध है, यानी कि एच का एन से क्या संबंध है, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है। तो एन का एच क्या लगेगा, तो एन कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एन यहाँ पर है और एच यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए, इससे एन की ये बेटी है, और बेटी की कौन है, ये किसकी संतान, अगर बेटी की ये भी कौन है, बेटी है, तो ये बेटी की बेटी है, मतलब अपनी बेटी की बेटी अपनी क्या लगती है, तो अपनी बेटी की बेटी अपनी क्या लगती है, तो आपको हो गया पोती लगती है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो भांजी भतीजी तो लगती नहीं है, बेटी तो लगती नहीं, बहू भी नहीं लगती है, तो बेटी की बेटी सीधा सीधा ऑप्शन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा कि यदि एल प्लस एम का अर्थ है कि एल एम का पिता है, और एल गुणे एम का अर्थ है कि एल एम की माता है, और एल माइनस एम का अर्थ है कि एल एम का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यह निरूपित करता है कि ए बी का चाचा या फूफा है, ए बी का चाचा या फूफा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन से ढूंढना है। ऑप्शन से कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है। ऑप्शन ए को चेक, मतलब बी वाला है ऑप्शन, इसको चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या है कि यहाँ पर देखिए एन माइनस एम का अर्थ है, यहाँ पर एन माइनस एम का अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का अर्थ है क्या कहा, सबसे पहले इसे समझिए कि एल माइनस एम का अर्थ है कि एल एम का भाई है। यहाँ पर क्या है, एल एम का भाई है, तो यहाँ पर भी ए बी का भाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ए बी का भाई बनाते हैं, ए बी का भाई है, ठीक है। फिर आगे इनमें प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कहा कि एल प्लस एम का अर्थ है कि एल एम का पिता है। यहाँ पर क्या है, एल एम का पिता है, तो यहाँ पर भी बी सी का पिता हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, सी का पिता हो जाएगा, तो बी सी का पिता मतलब सी नीचे आएगा, और ये पिता हो जाएगा, तो ये पिता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे प्रश्न ने क्या कहा कि ए बी का चाचा या फूफा होना चाहिए। ए जो बी का चाचा या फूफा होना चाहिए, ए बी का चाचा या फूफा होना चाहिए। तो यहाँ पर मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी का क्या है, तो आपको कि भाई है, चाचा या फूफा नहीं है, ए बी का भाई है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले से, मतलब ऑप्शन नंबर ये जो बी वाला है इससे तो नहीं हुआ है। हम इस वाले ऑप्शन को चेक करते दूसरे नंबर वाले को, ठीक है। अब दूसरे में भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का अर्थ है, यानी कि ए माइनस सी का अर्थ है। तो हमें देखना होगा कि जैसे एल माइनस एम का अर्थ है कि एल एम का भाई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए सी का भाई हो जाएगा, सॉरी ए सी का भाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वही संबंध है। तो ए क्या हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का अर्थ है, तो प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, तो आपको कि प्लस का अर्थ क्या कहता है, अभी हमने देखा था कि एल प्लस एम का अर्थ है कि एल एम का पिता है, एल एम का पिता, तो यहाँ पर भी सी बी का पिता हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा, तो बी कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और सी इसका पिता हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना वापस से हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये बी है, बी का कौन है, ये पिता है, और पिता का कौन है, ये भाई है। मतलब बी का ये ए चाचा है, बी का कौन है, एक बी का ए कौन है, चाचा है, क्योंकि हमें यहाँ प्रश्न में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन निरूपित करता है कि ए बी का चाचा या फूफा है। तो चाचा हमें दिख रहा है, तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बी का ए कौन है, चाचा या फूफा है। तो ऑप्शन नंबर ये ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समीकरण डायरेक्ट पता करना था कि जो कहाँ रखा वो किस समीकरण में है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है, ठीक है, 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है कि बी ए की पत्नी है, जैसे ये बी है, ठीक है, बी क्या है, इसका कहना है कि यहाँ पर बी है, ठीक है, बी क्या है, तो ए की पत्नी है, तो ए की पत्नी है मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाए, बी ए की पत्नी, तो ये पत्नी है और ये फिर पति हो जाएगा। तो बी ए की पत्नी है और डी की बेटी है, बी ए की पत्नी और डी की बेटी है, तो डी कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो ये डी की कौन है, बेटी है। यदि सी ए की बेटी है, क्या कह रहा है, यदि सी ए की बेटी है, तो ए की बेटी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, तो ये सी कौन है, ए की बेटी है। तो यहाँ पर करेंगे तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी डी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है, यानी कि डी का सी क्या लगेगा, तो आपको हो गया ये कौन है, इसका डी का बी कौन है, बेटी है, और ये कौन है, बेटी की, ये भी कौन है, बेटी है। तो अपनी बेटी की बेटी, वापस से मैंने क्या कहा था अभी आपने, हमने प्रश्न सोल्व किया था, क्या लगती है, तो पोत्र लगती है, तो पोत्र या फिर नातिन या बेटी या बेटी। तो अपनी बेटी की बेटी अपनी बेटी पोत्र नहीं लगती, ठीक है, वो क्या लगती है, नातिन लगती है, क्या लगती है, नातिन लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अपनी बेटी की बेटी अपनी नातिन लगती है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कथन दिया और उसके यहाँ पर निष्कर्ष दिया। तो सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, फिर उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कथन को समझिए, जिससे यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि सभी कार हैं, यानी कि ये कार है, ठीक है, ये सभी की सभी क्या है, अपना आप में कार है। अब इसका ये कहना है कि सभी की सभी कारें क्या है, पक्षी है, ठीक है, जितनी भी कारें सभी की सभी पक्षी। तो यहाँ पर हम कार को क्या करेंगे, पक्षी के अंदर बना लेंगे, वो ये क्या है, पक्षी है। आप ये मत कहना कि सभी कारें पक्षी कैसे हो सकती, बस हमें कथन कह रहा है तो उसको सत्य मान के सुनना है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ पक्षी, यहाँ पर कुछ पक्षी क्या है, पौधे हैं। अब कुछ पक्षी पौधे हैं, तो ठीक है, हम यहाँ पर कुछ पक्षी को पौधे बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं पौधे लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरे को देखिए, तीसरा क्या करा कि सभी पौधे क्या है, पत्ते हैं। अब जितने भी पौधे हैं सभी के सभी क्या है, पत्ते हैं, तो यहाँ पर मैं पत्ते में बना लेता हूँ, ठीक है, पत्ते में, तो ये पत्ते का मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पर प मतलब पत्ते और पो मतलब पौधे, ठीक है, तो सभी क्या है, सभी के सभी पौधे पत्ते हैं, तो वो भी हमने बना लिया। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है
तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ पक्षी कारें हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ पक्षी कारें दिखाई दे रही है? तो हमें यहाँ पर कुछ पक्षी कारें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे अभी तो हमें यहाँ पर कुछ पक्षी कारें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन हो सकती है। तो क्या कुछ पक्षी कारें हैं? क्या? तो ये कार है और ये पक्षी है। तो यहाँ पर हमें कुछ पक्षी कारें, देखिए देखिए पक्षी यहाँ पर पत्ते, सॉरी, यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही, क्योंकि ये वाले जो क्या है, पी वाला हमारा पक्षी है। तो यहाँ पर कुछ पक्षी कारें हैं क्या? तो हमें यहाँ पर सभी की सभी, जब पक्षी कारें हैं, सभी की सभी कारें पक्षी है तो कुछ तो होगी। तो पहला वाला तो सही कह रहा है कि कुछ पक्षी कारें हैं, क्योंकि सही है। यहाँ पर सारी सारी कारें पक्षी है तो कुछ होगी, तो इसलिए सही है। दूसरे को देखें तो कुछ पौधे पक्षी है। क्या आपको यहाँ पर कुछ पौधे पक्षी दिखाई दे रहे? तो हमें यहाँ पर कुछ पौधे पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कुछ पत्ते पौधे हैं। जब सारे के सारे पौधे पत्ते के अंदर है तो कुछ तो होंगे, तो इसलिए तीसरा भी सही है। मतलब तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है, तीनों अनुसरण करते हैं। तो निष्कर्ष सभी वाला हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कि 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब यहाँ पर 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये सभी की सभी ऊपर की ओर देख के बैठे हैं, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि क्यू एस के बाएं निकटतम तथा, मतलब यहाँ पर देखिए क्यू क्या है, क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। जैसे क्यू, ठीक है, ये एस है, ठीक है, मान लो ये एस बैठा है और कह रहा है कि क्यू एस के बाएं, तो इसका बायां किधर होगा? इसका बायां इधर होगा। तो क्यू एस के बाएं और निकटतम स्थान पर बैठा है, तो ये निकटतम हो जाएगा। तो क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आर और टी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि आर और टी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो आर और टी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो उसमें से यहाँ पर तो ये हो गया, ठीक है, तो निकटतम है। तो आर और टी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ पर कह रहा है कि पी टी के निकटतम बाएं बैठा है। जो पी है ये टी के निकटतम बाएं बैठा है। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखिए आर और टी के बीच में, तो आर और टी मान लो ये आर है, ठीक है, ये आर है और मान लो ये टी है, ठीक है। इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? टोटल 5 व्यक्ति है और इनके बीच में कितने? केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो केवल 3 व्यक्ति बैठे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए, और पी टी के निकटतम बाएं बैठा है। पी टी के निकटतम बाएं बैठा है, तो इसका मतलब है कि आर को यहाँ पर नहीं बिठाना, ठीक है, क्योंकि पी जो है टी के निकटतम बाएं बैठा है, तो टी को यहाँ पर बिठाएंगे और पी को यहाँ पर बिठाएंगे तो इसके निकटतम बाएं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका निकटतम बाएं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये टी बिठा देते हैं, ठीक है। टी के निकटतम बाएं कौन बैठा? पी बैठा, तो पी बैठेगा, 4 व्यक्ति हो गए। और इसने ये कहा था कि आर और टी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो आर को यहाँ पर बिठाएंगे तब इनके बीच में केवल 3 व्यक्ति हो जाएंगे। किसके? आर और टी के बीच में। आर और टी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर और टी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। आर और यहाँ पर क्या है? बाएं कहा, तो पी टी के निकटतम बाएं, पी जो टी के निकटतम बाएं, तो इसका बायां तो इधर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठे, तो इसने कहा कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी और इनका स्थान बदल के यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका स्थान यहाँ पर बीच में अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा नहीं, देखिए आर और टी के बीच में कहा, और आर और टी के बीच में तो हमें 3 व्यक्ति लाना था, लेकिन यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रहे हैं। और मान लो अगर हम टी को ले भी आएंगे, अगर ले भी आएंगे तो यहाँ पर क्यू एस के बाएं निकटतम पर बैठा है, ठीक है, निकटतम स्थान पर बैठा है क्यू एस के बाएं, क्यू एस के बाएं, तो ये भी सही है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या करा था कि पी टी के निकटतम बाएं बैठा, तो ये भी पी टी के निकटतम बाएं बैठा है, ये भी सही। और टोटल हमारे पास व्यक्ति भी 5 ही है। तो बीच में जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो कौन आ रहा है? तो बीच में यहाँ पर देखिए पी टी के निकटतम बाएं बैठा है और पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो पंक्ति के मध्य में देखा जाए तो हमें यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? क्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न में अगर ऐसा देखा जाए तो 3 व्यक्ति बीच में आ ही नहीं सकता। अगर आपको यहाँ पर ये कहता है कि आर और पी के बीच में कहता, तब हम मानते, ठीक है। तभी यहाँ पर हमारे पास क्यू निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस प्रश्न को मैं वापस से चेक कर लूँगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, प्रश्न में कह रहा है
कि मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, ठीक है, मतलब ये दिशा दूरी का प्रश्न है। तो सबसे पहले दिशा का आप समझ लीजिए, यहाँ पर ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे की ओर दक्षिण होता है, और राइट में पूर्व होता है, और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है, ये दिशा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से हमें सोल्व करना। प्रश्न कह रहा है कि मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, ठीक है, अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, और उसने उत्तर में 10 किमी वाहन चलाया। मतलब मान लो ये यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, और उसने उत्तर में क्या करा, 10 चला, मतलब उत्तर ऊपर है तो यहाँ पर 10 किलोमीटर वाहन चलाया। उसके बाद वहाँ से वह दायां मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। मतलब यहाँ से इधर गया, मतलब दायां इधर होता, तो यहाँ पर कितना 8 चला है। फिर क्या करा, फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किमी चला। फिर ये नीचे और आया, दाएं मतलब नीचे आएगा, क्योंकि दाएं इसका नीचे हो जाएगा इस साइड, तो यहाँ पर कितना चला, 6 चला है। उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर जाकर अपने होटल पहुंच गया। अब ये इधर से यहाँ आ रहा था, और यहाँ से वापस इसने फिर से दाएं मुड़ा, मतलब इस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना इसने चला, 5 चला है, ठीक है, कितना 5 चला, और यहाँ पर पहुँच गया, मतलब ये होटल पहुँच गया, ठीक है, और ये इसका कार्यालय है, तो होटल पहुँच गया है। अब प्रश्न करें कि उसके कार्यालय से होटल की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। सबसे छोटी दूरी क्या होगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी कार्यालय से ये वाली दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये वाली दूरी बताने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को देखेंगे, तो यहाँ पर ये 6 है, ठीक है, अगर यहाँ पर 6 है और ये टोटल 10 है, 10 है तो 6, तो ये वाली, तो यहाँ से 6 वापस आ गया, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 4 बचेगी, क्योंकि ये 6 तो ये नीचे वापस आ गया था, ठीक है। और ये वाली दूरी देखेंगे तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये यहाँ से ये इतना 5 आ गया था, तो अगर ये 8 है तो ये भी पूरी 8 होना चाहिए, लेकिन 8 में से 5 आ गया, इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी 3 है। आपको पता है यहाँ पर दूरी निकालने के कर्ण बराबर वर्ग वाला हम वो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 3 का वर्ग कितना, 9 होता है। इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 25, और 25 किसका वर्ग है, तो 25 5 का वर्ग है, तो ये वाली जो दूरी वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर त्रिभुज का अर्थ प्लस और वर्ग का अर्थ माइनस और त्रिभुज का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे और यहाँ पर व्रत का अर्थ क्या है, तो भागित है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो समीकरण में हमारे पास यहाँ पर चिन्ह दिए, इसका मान क्या होगा। ये प्रश्न हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का ही प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमें कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर देखिए, इन दोनों में कौन सी संख्या यहाँ पर क्या है, तो आपको हो गया हमारे पास ये जो चिन्ह है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, प्लस का है, मतलब त्रिभुज से लेकिन सीधा वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और इस चिन्ह का अर्थ क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा के अगली संख्या हम 8 को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेम तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसका अर्थ प्लस का, तो प्लस लगा लेंगे इसके जगह, और क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे, क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला हमारा है उल्टा त्रिभुज है। इन दोनों में क्या है, उल्टा त्रिभुज है। उल्टा त्रिभुज का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या 3 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर व्रत है, इन दोनों के बीच में क्या व्रत है, और व्रत का अर्थ इसने क्या कहा, भागित कहा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित लगा के अगली संख्या 6 को लिख लेंगे। और इन दोनों में क्या है, वर्ग, वर्ग का अर्थ इसने क्या, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा के अगली संख्या 5 लिखेंगे। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, बोडमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देने पर यहाँ पर कितनी 2 बार में कटेगा, और क्या करेंगे, ऊपर से 12 वैसे उतरेगा, प्लस भी यहाँ पर सीधा गुणा कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और -5 ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 12 और 16 कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 28 हो जाएगा, 28 प्लस का ही रहेगा, और ऊपर से -5 उतारेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। 28 में से 5 घटाएंगे 23। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। तो एक बार देखिए, यहाँ पर इसका 12 और क्या है 8, इसका अर्थ क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या हमारे पास उल्टा त्रिभुज, इसका अर्थ गुणा है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 और 8, 8 और 2, यहाँ पर तो सही हो रहा है। फिर यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, भागित है, ठीक, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ माइनस है, क्योंकि इसका माइनस है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर माइनस भी करोगे
तो 16 में से 11, 11 और 12 का बस जोड़ा फिर भी 23 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो बोर्ड मास रूल के थ्रू तो हमें ऑप्शन में नहीं मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर हम क्या करते इसको एक बार सीधे वाले रूल से सोल्व करते। सीधा रूल मतलब डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट है क्या, इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 12 8 मतलब कितना हो जाएंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे तो आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 20 हो जाएंगे, और 20 को 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो 20 3 यहाँ पर 3 गुना डायरेक्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 60 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का 3 गुना 60, और 60 में क्या करेंगे, 60 में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से भाग देंगे, ठीक है। 6 से भाग देंगे, ऊपर से -5 उतारेंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। 10 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, -5 उतारा तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, तो 5 भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या है, तो आप कहोगे ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर हमारा पास 23 आ रहा, तो यहाँ पर आप इसे 23 कर लीजिए, और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि शब्द यहाँ पर जर्नी के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जैसे जर्नी का जो शब्द दिया, ठीक है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर कितने अपरिवर्तित रहेंगे या परिवर्तित रहेंगे ये हमें बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नी को लिख लेते हैं, और जर्नी को लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले इनमें ABCD में पहले कौन आता है, तो इनमें से सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखा जाएगा लेटर में, तो ई को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ई के बाद कौन आएगा, इनमें से सबसे पहले तो जे आएगा, तो हम यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। ई तो आ गया। ई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, तो जे को लिख लेते हैं। जे के बाद इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो एन आएगा, तो एन को लिखते हैं। एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, तो आर आएगा, तो आर को लिखते हैं। आर के बाद क्या आएगा, तो आर के बाद यू आएगा, फिर लास्ट में वाई आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न करें कितने स्थान का परिवर्तित रहेगा, ठीक है। किस मतलब व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। तो परिवर्तित होगा मतलब यहाँ पर देखिए, इससे इनका परिवर्तित हुआ क्या, तो हाँ इनका परिवर्तित हो गया है। इनका भी आपस में परिवर्तित हो गया, ये भी 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 परिवर्तित हो गया। लेकिन ये परिवर्तित नहीं हुआ, ये लास्ट में था तो लास्ट में ही रहा, ठीक है। मतलब ये वाई के स्थान पर ही है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सभी के सभी परिवर्तित हो गए हैं। तो कितने अक्षर मतलब परिवर्तित होंगे, आप कहोगे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अक्षर जो परिवर्तित हो चुके हैं, और एक अक्षर परिवर्तित नहीं हुआ है। तो कितने परिवर्तित हुए, तो 6। ऑप्शन में देखेंगे 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि 6 अक्षर परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा, ठीक है। मतलब इनको क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब शब्दकोश में को या वर्णमाला क्रम में को व्यवस्थित करना है, और कौन सा 5वें स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा पास एस तक तो सभी में कॉमन है। यहाँ पर देखिए VERS, यहाँ पर भी VERS, यहाँ पर भी VERS, यहाँ पर भी VERS, और इसमें भी VERS, ये तो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो ये तो सभी में कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है RS तक, ठीक है, तो यहाँ पर VRS तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, I है, इसमें E है, इसमें U है, इसमें O है, इसमें क्या है I है। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है और कौन हट रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा, तो 5वें स्थान पर है। तो सबसे पहले ABCD में IE, ठीक है, IE है, फिर यहाँ पर UO और I है। तो इनमें ABCD में E पहले नंबर पे आएगा, मतलब चौथा नंबर वाला जो है वो पहले नंबर वाले पे हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो है पहले नंबर वाले पे होगा, तो अगर ये पहले पे होगा तो इसको हम पहले हटा देते हैं, इसको तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास बचे I, यहाँ पर U, यहाँ पर O, यहाँ पर I। तो U और I तो बाद में आएंगे। हमें 5वां पूछा तो इनको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले आ रहे हैं तो इनको भी हटा दो, हमें तो 5वां पूछा है। अब इन दोनों में देखना U पहला आता है या O, तो आप कहोगे O पहला आता, मतलब इसको भी हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 शब्द हैं। तो 5वें स्थान पर ये दूसरे नंबर वाला आएगा, क्या आएगा, वर्सूस आएगा, ठीक है। VERSUS आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, ये वाला हमारा 5वें स्थान पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ाने का क्रम और मोड़े गए कागज को जिस तरह से काटा गया है उसके निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। तो अनफोल्ड होने पर यह पेपर यानी कि संबंधित विकल्पों में से कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना।
मतलब पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही काम करेगा। इसका कहना है कि सबसे पहले इतना इतना सा हिस्सा मोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अगर हम इतने से हिस्से को मोड़ेंगे तो ये तो सेम तरीके से ऐसा कैसा बनेगा, यहाँ पर कैसा बनेगा, सेम तरीके से ऐसा कैसा बनेगा। अब इसका कहना है कि पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, आधी आकृति को रोटेट कर देंगे, इसको मतलब रोटेट नहीं मोड़ देंगे, ठीक है। इसको मोड़ देंगे तो इस वाले हिस्से को अगर हम यहाँ से मोड़ेंगे तो इसका मतलब सेम तरीके से और यहाँ बनेगा, ठीक है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर और बनता हुआ दिखाई देगा। अगर सेम तरीके से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा इसका मतलब ये कि आकृति कैसी दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार की। अगर हम इस प्रकार के देखेंगे तो 4 वाली देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रही है, डी में दिखाई दे रही है, बाकी में तो अलग अलग है, तो ये तो हो नहीं सकता था। और यहाँ पर 3 है तो ये भी नहीं, यहाँ पर 2 है तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 33 पे। अब 33 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर जो आकृति हमें ये वाली दिखाई दे रही है किसी विकल्प में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, वैसी की वैसी हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो चेक कीजिए कहाँ पर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का पता करेंगे, ये वाला इतना सा हिस्सा कहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर देखेंगे तो हमें कहीं पे भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, सी नहीं होगा। इधर देखेंगे तो यहाँ से बनना था कि ये वाली लाइन नहीं, तो ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें ये इतना बनता हुआ दिखना चाहिए, यहाँ से ये वाला बनता हुआ नहीं दिख रहा तो ये नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर आकृति में किस आकृति में सन्निहित है वो देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है। यह प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 11 मतलब एक कक्षा 11 छात्रों की एक कक्षा 11 की मतलब एक 11 छात्रों की कक्षा में 6 लड़के हैं, ठीक है। किसी एक विद्यार्थी को कक्षा नायक चुना गया है, कक्षा नायक के लड़के की होने की क्या संभावना, ये हमें प्रश्न पूछा। प्रायिकता वाला है लेकिन ये भी आजकल रीजनिंग में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपको हो गए, सबसे पहले 11 छात्र है, ठीक है। सबसे पहले कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न करें कि एक 11 छात्रों की कक्षा में 6 लड़के हैं। मतलब सबसे पहले 11 छात्र की कक्षा में 6 लड़के, तो 11 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करते हैं। 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने, 5 बचेंगे और 5 कौन है, लड़कियाँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 6 कौन लड़के हैं, तो यहाँ पर मैं लड़के का बी मतलब बॉय और जी मतलब गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पर भी जी मतलब गर्ल्स है, तो ये 5 लड़कियाँ हैं और 6 लड़के हैं। तो यहाँ पर एक 11 छात्रों की कक्षा में 6 लड़के हैं, 11 छात्रों की कक्षा में 6 लड़के हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 लड़कियां होगी। तो किसी एक विद्यार्थी को मतलब इस 11 में से किसी भी एक विद्यार्थी को कक्षा नायक चुना गया है, मतलब किसी एक विद्यार्थी को कक्षा नायक चुना गया है। तो यहाँ पर प्रश्न करें कि कक्षा नायक के लड़कियों मतलब लड़की होने की संभावना क्या है, लड़की होने की। तो टोटल कितने हैं, तो आपको हो गए टोटल हमारे पास 11 है, टोटल 11 है। और लड़के होने की संभावना क्या, तो लड़की तो टोटल हमारे पास 5 है, तो लड़के होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल किसी एक विद्यार्थी को नायक चुनेंगे, फिर भी लड़के होने की प्रायिकता तो 5 मतलब संभावना तो ऊपर 5 ही रहेगी, तो 5/11 होगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, 5/11 हम ऑप्शन देखिए कि 11 में से 5 लड़के हैं ना, तो लड़के होने की 5 ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के समान मतलब कैलेंडर के समान होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब 2009 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2009 है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए एक लीप वर्ष लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, तो ये 2008 है, उसके बाद क्या है, तो ये 2009 हो जाएगा, फिर 2010 हो जाएगा, फिर 2011 हो जाएगा, फिर 2012 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। तो ये मैंने वर्ष लिए हैं। अब यहाँ पर आपको किसका पूछा है, 9 का पूछा है। तो सबसे पहले अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या करना, सीधे सीधा आपको क्या करना है, 28 प्लस कर देना। जैसे ये भी लीप ईयर, तो यहाँ पर भी सीधे सीधा आपको क्या करना, 28 प्लस कर देना, तो आपका समान वर्ष निकल जाएगा। अब इसमें हमारे पास 2 है, ठीक है। तो लीप ईयर में तो सीधे सीधे क्या प्लस करना है, 28 प्लस करना है। लीप ईयर में मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको 28 प्लस कर देना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम सीधे सीधे लीप ईयर में तो 28 प्लस कर दे, फिर सामान्य वर्ष में क्या प्लस करेंगे। लीप ईयर में आप 28 प्लस करोगे तो उसके समान कैलेंडर निकल जाएगा, ठीक है।
तो इनमें क्या प्लस करेंगे, तो 28 के जस्ट बाद हो तो आपको यहाँ पर कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है, और बाकी में 11 11 प्लस कर देना। ठीक है, बाकी में 11 11 प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है, 9 का पूछा, तो 9 में क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे। 10 का पूछेगा तो 6 प्लस कर देंगे, और 11 का पूछेगा तब भी 6 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें मतलब 11 प्लस कर देंगे, तो इसमें अगर 6 प्लस करेंगे तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, तो 9 और 6 हमारे पास 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 से 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2015 हो जाएगा। इसका समान कैलेंडर क्या हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर आपको 2008 का समान पूछता है तो यहाँ पर 28 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 2036 हो जाएगा। इसका आप गूगल भी सर्च कर लेना। ठीक है, इसमें 11 पलेंगे तो 2010 का समान कैलेंडर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 2010 का समान हो जाएगा। 10 और 11 कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, तो ये 21 हो जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, तो ये आपको प्लस करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमने यहाँ पर टोटल 35 प्रश्नों को देख लिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा मुझे कमेंट करके आप बताइए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा यहाँ पर इस इमोजी पे, तो इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा राइट में, उस पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू वगैरह नहीं पता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उससे भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं चैप्टर वाइज के लिए अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला। हर चैप्टर हम क्या करेंगे, केवल एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में।